हेलो एवरीवन, माय नेम इज संचिता एंड आई एम फ्रॉम अराइज एकेडमी। तो बच्चों, जैसे कि आप सभी के एग्जाम्स अभी आ रहे हैं, तो हमारा दूसरा पेपर इंग्लिश का होने वाला है। तो आज हम इंग्लिश का पेपर किस तरीके से हम लिखे, उसका पेपर पैटर्न हम थोड़ा समझेंगे, फॉर्मेट समझेंगे पेपर का, एंड देन राइटिंग स्किल्स के ऊपर थोड़ा सा हम डिस्कशंस करेंगे, क्योंकि बच्चों का कहना होता है कि मैम राइटिंग स्किल्स में हमारे बहुत मार्क्स चले जाते हैं। एंड हम जो है ना 80 मार्क्स को हम लोग डिवाइड करेंगे, एंड हमें कहाँ ज्यादा फोकस करना चाहिए, एंड टाइम मैनेजमेंट के ऊपर भी हम थोड़ा सा बात करेंगे। एज वी ऑल नो, क्योंकि लैंग्वेज का पेपर है, चाहे वो इंग्लिश हो, हिंदी हो, मराठी हो, या फिर एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो लैंग्वेज का पेपर हम सबको पता है कि लेंदी होता ही होता है। पर बच्चों की हमेशा शिकायत होती है हम सबकी कि मैम पेपर बहुत लेंदी था। तो हमें पता है कि पेपर लेंदी होगा, लैंग्वेज का पेपर है तो लैंग्वेज का पेपर लेंदी होता ही है बच्चों। तो उसमें चिंता करने की कोई बात नहीं होती। यहाँ पे बहुत इजी भी होता है लैंग्वेज में स्कोर करना भी, बट है ना, आप थोड़ा सा फॉर्मेट अगर अच्छे से समझो एंड मिस्टेक्स अगर कम करें, हम उसको थोड़ा सा अवॉइड करें, तो हम अच्छे स्कोर कर सकते हैं। लैंग्वेज में इतना डिफिकल्ट नहीं होता है, वी कैन स्कोर गुड इन लैंग्वेजेस एज वेल। सो यस, चलिए देखते हैं हम थोड़ा सा डिवाइड करके कि हम टाइम मैनेजमेंट कैसे करें, कितने मार्क्स का होता है, फॉर्मेट कैसे हम याद रखें, किस तरीके से होता है। तो आइए देखते हैं। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि इंग्लिश का पेपर, एज वी ऑल नो, कि लैंग्वेज का पेपर हो या कुछ भी, अभी 80 मार्क्स का होता है, हमें ये पता है। तो 80 मार्क्स में से ना, हाउ टू डिवाइड, हमें पता है राइटिंग स्किल्स आता है, लिटरेचर पार्ट होता है। सो लेट्स फोकस ऑन दिस कि 80 मार्क्स में से हमारा टोटल 80 मार्क्स का जो पेपर होता है, उसमें 40 मार्क्स जो है ना, ये हमारे हाथ में होते हैं। हाथ में होते हैं मतलब मैम 40 मार्क्स हाथ में कैसे होंगे हमारे? तो एज वी ऑल नो कि लिटरेचर पार्ट होता है 40 मार्क्स का। तो उसमें जो है ना बच्चों, टेक्सचुअल पैसेज ही आता है। इस 40 मार्क्स में ना बुक के बाहर से कुछ नहीं आता है। ये 40 मार्क्स जो होता है ना, वो टेक्सचुअल पैसेज आता है इसमें। यस, टेक्सचुअल पैसेज जो कि हम साल भर पढ़ते आ रहे हैं, उसे हमने देखा है, लेसन्स को समझा है हमने, है ना। लेसन्स बहुत इजी होते हैं अगर लेसन्स की समरी आपको आती है। लेसन इन शॉर्ट, अगर लेसन आपको समझ में आए होंगे सारे, तो यस, टेक्सचुअल पैसेज को आपको रीड करने की भी यहाँ पे जरूरत नहीं होती एग्जाम के टाइम पे। जस्ट चलो थोड़ा सा कैरेक्टर्स को हमने देख लिया कि अनिल वाला कैरेक्टर है, मतलब ये कौन से लेसन से आया है। अगर आनंद वाला और स्मिता वाला आया है, तो ये कौन से लेसन से आया है। तो हमको उस पैसेज को पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती बच्चों। वहां पे हम समझ जाते हैं कि ये पैसेज इस लेसन से आया गया है। तो हमने देखा होता है, हमको सारा पता होता है लेसन में क्या कंटेंट है, उसकी समरी वगैरह हमें सब याद होती है। तो जो भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उस टेक्सचुअल पैसेज के ऊपर, जो भी एक्टिविटीज दी गई होती है, वो हम ऐसे ही कर सकते हैं सॉल्व। क्यों नहीं कर सकते अगर हमको लेसन अच्छे से समझ में आए हो। और अगर लेसन अच्छे से समझ में नहीं भी आए हैं ना बच्चों, तो अभी जितना देखो, मराठी के पेपर के बाद हमारे पास 2 दिन छुट्टी होने वाली है इंग्लिश के पेपर के लिए। तो आई विल रिक्वेस्ट यू ऑल कि प्लीज सारे लेसन्स की समरी तो भी एटलीस्ट देख के जाना, समरी समझ के जाना। आपके पास नोट्स होंगे सबके पास, एंड उसमें समरी होगी। यस, तो समरी को समझेंगे हम, उस लेसन की समरी देखेंगे एंड लेसन को समझने की कोशिश करेंगे। ओके, सो यस, इतना ही काम करो कि समरी तो भी एटलीस्ट देखो एंड लेसन को समझने की कोशिश करो, ताकि वहां पे एग्जाम के टाइम पे वो टाइम जो है ना हमारा बच जाता है। कौन सा टाइम? पैसेज को रीड करते बैठने का एंड देन आंसर्स को ढूंढने का। तो ये 40 मार्क हमारे हाथ में होते हैं बच्चों। तो थोड़ा सा जरा सा जस्ट अगर हम इतना कर ले कि हम लेसन्स अगर समझे अच्छे से, तो वहां पे हमारा 2 चीजें होती है कि टाइम भी बचता है हमारा वो पैसेज को रीड करने से, है ना। एंड दूसरी ये चीज होती है कि हमें आंसर्स ऑलरेडी पता होते हैं, जल्दी 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 हम लोग लिख पाते हैं। तो ये 2 चीजें हमारे साथ अच्छी होती है फिर। ओके, सो प्लीज लेसन्स को अच्छे से समझिए। अगर आप नहीं समझे होंगे लेसन्स को, तो एटलीस्ट अभी एटलीस्ट जितने टाइम बचा है हमारे पास, उसमें समरी देख लेना सारे लेसन्स की बच्चों। एंड पोएट्री का जो है एप्रिसिएशन देख लेना। ओके, यस। ना ये 40 मार्क्स हाथ में होते हैं। तो 40 मार्क्स में ना आप देख सकते हो कि पेपर में जो है ना, अपने अभी तक बच्चों आपने प्रीलिम्स दिए होंगे, स्कूल में दिए होंगे, अपने क्लासेस में प्रीलिम्स दिए होंगे। तो एक एक याद आपने ऑब्जर्व किया होगा कि 40 मार्क्स का जो भी लिटरेचर पार्ट होता है ना, उसमें फर्स्ट पेज पे जैसे ही आपके पास पेपर आएगा ना बच्चों, तो पेपर में हम देखते हैं कि फर्स्ट क्या होता है, डू एज डायरेक्टेड होता है। लैंग्वेज स्टडी, डू एज डायरेक्टेड फर्स्ट पेज, एंड दूसरा आधा पेज तो पूरा ग्रामर ही होता है। और जो ग्रामर के क्वेश्चंस होते हैं ना बच्चों, फर्स्ट एंड हाफ पेज में दूसरे, तो वो इतने इजी होते हैं कि हम लोग ऐसे ही उसमें मार्क्स हम लोग ला सकते हैं, पर हम लोग सिली मिस्टेक्स कर देते हैं। या फिर
हमें पता नहीं होता है कैसे करें, क्योंकि हमने साल भर ध्यान नहीं दिया होता है, ये चीजें होती है। बट देखो बच्चों, लैंग्वेज स्टडी में फर्स्ट एंड जो आधा पेज होता है उसमें किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, स्पॉट द एरर, पंचुएट द फॉलोइंग, और एल्स मेक मीनिंगफुल सेंटेंसेस, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ क्लॉज, है ना। और क्या होता है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करो। इस तरीके से ये सारे क्वेश्चंस होते हैं बच्चों। होमोग्राफ, होमोफोन्स, ये लिखो, मतलब एक ही आपको वर्ड दिया होगा, उसको आपको क्या करना है, उसके दो मीनिंग्स निकाल के आपको सेंटेंस फ्रेम करना होगा। सो इस तरीके से ये सारे इजी इजी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं लैंग्वेज स्टडी में। लैंग्वेज स्टडी में ग्रामर पार्ट जो होता है हमारा फर्स्ट पेज पे, जैसे आपको पेपर मिलेगा आपका, तो उसमें जो फर्स्ट पेज जो होता है हमारा आंसर, आधा दूसरा जो होता है सारा डूएस डायरेक्टेड होता है, वो सारे डूएस डायरेक्टेड बहुत ईजी होते हैं। कंपाउंड वर्ड्स, हिडन वर्ड्स, ये सारा होता है। स्पॉट द एरर, पंचुएट द फॉलोइंग, मेक मीनिंगफुल सेंटेंसेस, इसका नाउन बताओ, इसका वर्ब फॉर्म बताओ, है ना। इस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आइडेंटिफाई द क्लॉज और एल्स व्हिच टेंस इट इज, लाइक दीज क्वेश्चंस कम। सो कितना इजी होता है बच्चों वो लैंग्वेज स्टडी, बहुत इजी होता है। ओके, नाउ कमिंग टू नेक्स्ट, अगर आप देखोगे, ये तो देखो लैंग्वेज स्टडी 10 मार्क्स के लिए, मतलब ग्रामर हमारा 10 मार्क्स के लिए आता है। उसके बाद ये 40 मार्क्स में से ना, आई एम डिस्कसिंग दिस अबाउट 40 मार्क्स। पहले तो लैंग्वेज स्टडी 10 मार्क्स के लिए, जो सारे डूएस डायरेक्टेड ग्रामर वाले जो क्वेश्चंस होते हैं वो 10 मार्क्स के लिए आ जाते हैं। देन टेक्सचुअल पैसेज जो होता है हमारा बच्चों, देखिए टेक्सचुअल पैसेज होता है यहाँ पे। यस, टेक्सचुअल पैसेज फ्रॉम आवर बुक के लेसन्स आई होप सभी को समझ में आए होंगे। यस, कितने इजी है हमारे 10 के सारे लेसन्स। नहीं समझ में आए होंगे तो प्लीज गो थ्रू द समरी वंस अगेन, आई एम रिपीटिंग दिस। आई रिक्वेस्ट यू कि समरी एटलीस्ट देखिए, लेसन्स को समझिए, ताकि हमारे एग्जाम में क्या हो, टाइम बचे वहां पे। ओके, तो टेक्सचुअल पैसेज के जो 20 मार्क होता है ना बच्चों, ये हमारे हाथ में होते हैं, क्योंकि हम सबको पता है टेक्सचुअल पैसेज जो आता है उसमें क्या होता है, पहले रीड द फॉलोइंग एंड डू द एक्टिविटीज, ये क्वेश्चन आता है। तो उसमें ट्रू और फॉल्स होता है, लेसन के ऊपर बेस, उस पैसेज के ऊपर बेस ट्रू और फॉल्स आता है। या फिर क्या होता है, कंप्लीट द वेब होता है। ओके, उसके ऊपर पर्सनल रिस्पॉन्स होता है, उसके ऊपर थोड़ा सा 2 मार्क के लिए कुछ ग्रामर पूछा जा सकता है। सो दैट्स इट बच्चों, इतना ही तो होता है। और होता क्या है उसमें, नथिंग। और एल्स कैरेक्टर्स के बारे में थोड़ा सा कुछ डिस्क्रिप्शन दीजिए, ऐसे कुछ होगा, है ना, बस इतना ही तो होता है। नाउ कमिंग टू पोएट्री, तो पोएट्री जो है ये भी सीन पोएट्री होती है। ओके चिल्ड्रन, पोएट्री सीन होती है, हम सबको पता है, टेक्स्ट बुक में से ही आती है। तो पोएट्री भी हमें अच्छे से समझ में आई होगी। अभी साल भर हमने सारे पोएम्स को देखे, बार बार हमने प्रीलिम्स दे के पढ़ाई कर करके आई होप कि सारे जो पोएम्स है आपको, सब जो पोएम के जो मॉरल्स है, जो भी एप्रिसिएशन है, वो आप तक अभी तक आपको सब याद होगा। ओके, नाउ एप्रिसिएशन जो है ना पोएट्री में ही आता है। इस जो 10 मार्क्स के लिए जो क्वेश्चन है ना, पोएट्री का जो सेक्शन 3 पोएट्री आती है, सीन होता है, पोएम सीन होती है, सीन पोएम जो कि टेक्स्ट बुक में से ही आती है हमें 10 मार्क के लिए। उसी में ना एप्रिसिएशन पूछा जाता है आपको, किसमें, सेक्शन 3 में आपको 5 मार्क के लिए एप्रिसिएशन पूछा जाता है। पर एप्रिसिएशन देखो कितना अच्छा बच्चों प्लस पॉइंट है हमारे पास, कि एप्रिसिएशन जो है ना सीन पोएम का ही लिखने के लिए बोलते हैं हमें। एंड द गुड थिंग इज कि वहां पे पोएम भी दी जाती है हमें। फॉर एग्जाम्पल विल टू विन के ऊपर अगर आपको एप्रिसिएशन लिखने बोला होगा 5 मार्क के लिए, तो वो पोएम तो हमने देखी है बुक में से ही है ना वो हमारी पोएम विल टू विन। एंड उसके लिए पैसेज भी दिया जाता है बच्चों आपके सामने कि ये लीजिए पैसेज, और उसके ऊपर आपको एप्रिसिएशन लिखना है। एंड और एक प्लस पॉइंट बता दूं बच्चों, तो आप सबको पता है वो ऑलरेडी, कि एप्रिसिएशन के ऊपर ना पॉइंट्स भी दिए जाते हैं हमें वहां पे, कि पहले टाइटल लिखिए, फिर पोएट का नाम लिखिए, फिगर्स ऑफ स्पीच लिखिए, राइम स्कीम लिखिए, सेंट्रल आइडिया, सेंट्रल थीम। सो ऐसे पॉइंट्स भी दिए जाते हैं, तो कितना ईजी होता है, क्यों नहीं स्कोर कर पाएंगे हम लोग बच्चों अच्छे से, है ना। यस, सो इसमें जो है ना हमारे मार्क्स नहीं जाने चाहिए, ये हमारा यहाँ पे फिक्स ध्यान होना चाहिए कि यहाँ पे हमारे मार्क्स जाने नहीं चाहिए 40 मार्क्स में से। ओके, यहाँ पे ना हम लोग 40 में से 40 स्कोर कर सकते हैं बच्चों। ओके, नॉट 40, एटलीस्ट 35 37 तो आप इजीली स्कोर कर पाओगे ना। सो दैट शुड बी द कॉन्फिडेंस, क्योंकि हमने सीखा है, पोएम को हमने देखा है, समझा है, हमने लेसन्स को भी, स्टोरीज जो थी हमारी वो भी हमने देखा है, सीखा है। यस, ग्रामर भी अभी हमको पता है कि कितना इजी आता है, पंचुएट, स्पॉट द एरर, ये सारा आता है। सो वो भी कितना इजी होता है। तो ये 40 मार्क्स बच्चों हमारे हाथ में होते हैं। ओके, यस, नाउ कमिंग टू सेक्शन 4। तो टोटल देख सकते हो आप कि हमारे पास कितने सेक्शंस आते हैं। देखो 5 सेक्शंस होते हैं बच्चों यहाँ पे।
टोटल हमारे इंग्लिश लैंग्वेज के पेपर में टोटल 5 सेक्शंस वी हैव। फर्स्ट लैंग्वेज स्टडी 10 मार्क के लिए, जिसमें सारा ग्रामर पार्ट होता है। टेक्सचुअल पैसेज 20 मार्क के लिए आता है, जिसमें मैंने बोला कि कुछ एक्टिविटीज दी जाती है आपको, जैसे कि कंप्लीट द वेब, पर्सनल रिस्पॉन्स क्वेश्चन आता है, ट्रू और फॉल्स आता है, इस तरीके से आते हैं। इसमें टेक्सचुअल पैसेज होता है, टेक्स्ट बुक में से पैसेज होता है। पोएट्री भी जो है टेक्स्ट बुक में से ही कुछ पोएम, एक पोएम आएगी आपको जो कि 10 मार्क के लिए आती है वो पोएम। एंड देन उसी में क्या होता है ना, सेक्शन 3 में हमको अप्रिसिएशन लिखने के लिए बोलते हैं पोएम के ऊपर ही। ओके, एंड देन सेक्शन 4 में क्या होता है बच्चों, नॉन टेक्सुअल पैसेज। नाउ ये 40 मार्क्स का हमने डिस्कस कर लिया। नाउ कमिंग टू नॉन टेक्सुअल, तो देखिए 40 मार्क्स हमारे हाथ में होते हैं, सिर्फ बाहर से क्या आता है, नॉन टेक्सुअल पैसेज, जो कि 15 मार्क के लिए होता है। यस, 40 मार्क तो बुक में से आता है, बस 15 मार्क का नॉन टेक्सुअल, जो कि कौन सा भी पैसेज वो आपको दे सकते हैं बाहर से, तो कितना होता है, बस 15 मार्क के लिए होता है। ओके, नॉन टेक्सुअल पैसेज 15 मार्क्स के लिए पूछा जाता है आपको। नाउ अगर आपको पता है कि समरी राइटिंग आती है, तो नॉन टेक्सुअल पैसेज में किस तरीके के सवाल होंगे, वैसे ही जैसे कि सीन पैसेज में होते हैं, ट्रू और फॉल्स लिखिए, या फिर इस कैरेक्टर के बारे में थोड़ा सा वेब डायग्राम होगा आपको, या फिर कुछ क्वेश्चन पूछा जाएगा पर्सनल रिस्पॉन्स टाइप इसके ऊपर, नॉन टेक्सुअल पैसेज के ऊपर। एंड इसमें ही हमको समरी राइटिंग आती है, किसमें, नॉन टेक्सुअल में ही आपको समरी राइटिंग लिखने के लिए बोलेंगे। ओके, समरी राइटिंग किसके ऊपर पूछी जाती है, ये भी तो हमें अभी पता चला कि समरी राइटिंग किसमें होती है, नॉन टेक्सुअल पैसेज जो दिया जाएगा ना, उसी के ऊपर आपको समरी लिखने के लिए बोली जाएगी, वो नॉन टेक्सुअल होगा। ओके, सो इसमें डरने की कोई बात नहीं है। ओके, जस्ट एक बार आप पैसेज पढ़ लेना अच्छे से, जो भी नॉन टेक्सुअल पैसेज दिया होगा वो हम उसे पढ़ेंगे। एंड समरी लिखते समय एक बच्चों याद रखना कि हमको उसका टाइटल देना होगा। स्टार्ट विद अ गुड टाइटल, टाइटल दीजिए एंड देन स्टार्ट राइटिंग द समरी। आपको जितना भी पैसेज में से समझ में आया है ना बच्चों, 5 मार्क के लिए होगी, तो 5 मार्क के हिसाब से एटलीस्ट उतना लिख के आ सकते हो। आपको जो भी समझ में आया है आप उसको पैराग्राफ में आप लिख सकते हो। राइट अ गुड समरी, प्लीज डोंट फॉरगेट टू गिव अ गुड टाइटल फॉर द समरी। ओके, नाउ कमिंग टू सेक्शन 5। सेक्शन 5 में राइटिंग स्किल्स होते हैं बच्चों 25 मार्क्स के लिए, 25 मार्क्स के लिए। ओके, राइटिंग स्किल्स, जो कि आपको लगता है कि इसमें बहुत टाइम चला जाता है। ओके, विल डिस्कस द टाइम मैनेजमेंट आफ्टर डिस्कसिंग द पेपर पैटर्न, उसके बाद हम लोग टाइम मैनेजमेंट के ऊपर लास्ट में आएंगे। ओके, तो यस, राइटिंग स्किल्स 25 मार्क्स के लिए होता है। उसमें से फॉर्मेट फिक्स होता है हमारा राइटिंग स्किल्स के लिए भी, तो देखो ये भी प्लस पॉइंट है कि फॉर्मेट फिक्स होता है। अभी तक हम लोग प्रीलिम्स देते आए हैं, इतने टेस्ट करते आए हैं हम लोग, तो हमने डिस्कस कर लिया था। यस, हमारे क्लास के जो स्टूडेंट्स है इन्हें तो हमने ऑलरेडी, आपको पता होगा बच्चों कि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था कि राइटिंग स्किल्स किस तरीके से किया जा सकता है। एंड इवन आई विल टेल अगेन दिस टू ऑल माय चिल्ड्रन हियर, जो भी वीडियो देख रहे हैं उन्हें एक बार हम लोग डिस्कस करेंगे राइटिंग स्किल्स में हम लोग अच्छे मार्क्स कैसे ला सकते हैं। तो यहाँ पे ना बच्चों, लेटर राइटिंग में हमें 2 ऑप्शंस दिए जाते हैं 5 मार्क के लिए। फर्स्ट क्वेश्चन होता है ईदर यू हैव टू राइट फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर राइटिंग। तो अगर वी वांट टू स्कोर गुड मार्क्स, तो आई विल सजेस्ट प्लीज गो फॉर फॉर्मल लेटर राइटिंग ओनली। ओके, अगेन आई एम रिक्वेस्टिंग, हम लोग है ना बच्चों बस फॉर्मल लेटर राइटिंग अटेम्प्ट करेंगे, क्योंकि फॉर्मल लेटर राइटिंग का एक फिक्स फॉर्मेट होता है। उसके ऊपर वीडियो ऑलरेडी हमने बना दिया है बच्चों आपके लिए, तो आप वो जाके वो चेक कर सकते हो फॉर्मल लेटर राइटिंग का वीडियो, प्लीज गो एंड वॉच दैट। उसके ऊपर जो फॉर्मेट होता है हमारा, मार्किंग स्कीम, फॉर्मेट जो भी है फॉर्मल लेटर राइटिंग का, वो हमने उस वीडियो में बहुत डिटेल में डिस्कस किया है, तो यू कैन गो एंड वॉच दैट वीडियो। तो एक बार वापस यहाँ पे बता देती हूँ कि बच्चों हमें फॉर्मल लेटर राइटिंग ही अटेम्प्ट करनी है अगर हमें अच्छे मार्क्स चाहिए लेटर राइटिंग में, लाइक 4.5 या फिर 5 में से 5 भी मिल जाते हैं, पर कंटेंट, what matters is your content for getting 5 on 5 marks. Okay, yes, so please see कि राइटिंग स्किल में ही नहीं, पूरे पेपर में आपका प्रेजेंटेशन अच्छा होना चाहिए। वो भी चलो बाद में डिस्कस कर लेते हैं। तो फॉर्मल लेटर राइटिंग हम लोग अटेम्प्ट करेंगे, जो कि 5 मार्क के लिए होता है। हमें बच्चों इसका फॉर्मेट पता है, फिक्स फॉर्मेट, कंटेंट पता है हमें क्या होएगा क्या नहीं, जैसे कि फिक्स टेम्पलेट हमने उस वीडियो में देखा है फॉर्मल लेटर राइटिंग में, कि फर्स्ट पैराग्राफ में किस तरीके का कंटेंट होना चाहिए, सेकंड पैराग्राफ में, थर्ड पैराग्राफ में, सो ऐसे। सो हम एक बार रिकॉल करते हैं, फॉर्मल लेटर राइटिंग में क्या होगा बच्चों, आपको पता है कि पहले क्या होता है, सेंडर्स एड्रेस आता है। यस, उसमें हम लोग डेट लिख देते हैं। डेट बच्चों प्लीज राइट द फुल नेम ऑफ द मंथ। ओके, एंड देन उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, रिसीवर का एड्रेस लिख देते हैं, टू कॉमा द एडिटर, ओके, देन XYZ, वट एवर द एड्रेस इट इज गिवन इन द क्वेश्चन, राइट दैट। इफ इट इज नॉट गिवन यू कैन राइट ऑन योर ओन। एंड देन उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, फिर सब्जेक्ट आता है हमें। सब्जेक्ट क्यों ना बच्चों, यहाँ पे ना
राइटिंग स्किल्स में भी ना बच्चों, जो भी आपको कीवर्ड्स लग रहे हैं या मेन जो भी चीजें लग रही है ना, अलॉन्ग वेन एवर यू विल राइट ना, आप कुछ भी क्वेश्चन अगर अटेम्प्ट कर रहे होगे, कौन सा भी क्वेश्चन, तो कीप पेंसिंग अलॉन्ग विथ यू। पेंसिल जो है आपकी बाजू में ही रखना, एंड जैसे जैसे आप लिखते जा रहे हो ना, वैसे वैसे आपको लग रहा है कि ये इंपॉर्टेंट है, ये कीवर्ड है, तो वैसे वैसे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे अंडरलाइन करते जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम सब्जेक्ट को अंडरलाइन करेंगे, जो भी हमारा सब्जेक्ट होगा उसको हम लोग हाईलाइट करें इन द सेंस हम लोग पेंसिल से सब्जेक्ट को अंडरलाइन करेंगे यहाँ पे, ओके। उसके बाद रिस्पेक्टेड सर या मैम लिखेंगे। पैरा 1 में हम क्या करते हैं, इंट्रोडक्शन। किसका इंट्रोडक्शन, हमारा इंट्रोडक्शन देते हैं, जो लेटर लिख रहा है उसका इंट्रोडक्शन देते हैं। एंड हम लोग क्या करते हैं और कि वाई आर वी राइटिंग द लेटर दैट वी राइट इन पैरा 1। सो हम लोग यहाँ पे वाई आर वी राइटिंग ना, द पर्पज ऑफ राइटिंग लेटर, उसको हम लोग यहाँ पे फर्स्ट पैरा में हाईलाइट कर सकते हैं। सेकंड पैराग्राफ में हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा ऊपर ऊपर डिटेल में बातें करते हैं, ज्यादा डिटेल में नहीं, ऊपर ऊपर बातें करनी होती है हमें, रिलेटेड टू हमारा जो भी टॉपिक दिया है उस चीज के ऊपर ही हमको क्या करना होता है, सेकेंड पैराग्राफ में बात करनी होती है, ओके। सो जहां पे भी हमारा सब्जेक्ट आ रहा है ना मेन, तो उसको हम लोग सेकेंड पैरा में अंडरलाइन कर सकते हैं। थर्ड पैराग्राफ में हम लोग कंक्लूजन लिखते हैं। कंक्लूजन के अलावा हम लोग क्या लिखते हैं कि व्हाट आर वी एक्सपेक्टिंग फ्रॉम दैट पर्सन टू हुम वी आर राइटिंग, तो दैट एक्सपेक्टेशंस वी कैन अंडरलाइन। लास्ट में ना योर्स फेथफुली, प्लीज डोंट गिव दैट योर्स के बाद आप जो अपोस्ट्रोफी देते हो वहां पे, डोंट गिव दैट, सिंपली राइट YOURS, yours faithfully, comma, whatever the name has been given, write that name. No need to write any email address or your address again and again, okay। खिचड़ी नहीं पकानी है बच्चों, keep it simple but up to mark, okay। yes, इतना ही। please maintain your presentation, I request you, please maintain your presentation in your language papers, okay। yes, especially writing skills में underline the keywords, okay। now coming to next, फॉर्मल लेटर राइटिंग के बाद हम लोग, पता है हमें कि हम लोग बस फॉर्मल लिखेंगे टू स्कोर गुड मार्क्स, तो हम लोग क्या करेंगे, अभी रिफर, फॉर्मल लेटर्स को रिफर कीजिए बच्चों। आपके पास नोट्स है, यस वी हैव नोट्स, वी हैव अदर स्टफ्स, सो यूज दैट रिसोर्सेज विच एवर अवेलेबल विथ यू, यूज दैट थिंग्स। और फॉर्मल लेटर जितने भी है ना सारे, एक बार जस्ट गो थ्रू द फॉर्मल लेटर्स इन योर बुक्स, ओके। यस, नाउ इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर आता है बच्चों। तो इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर में आपको क्या आता है, एक तो वर्बल टू नॉन वर्बल आता है, वर्बल टू नॉन वर्बल या फिर नॉन वर्बल टू वर्बल, दोनों में से कोई एक आपको अटेम्प्ट करना होता है। सो वर्बल टू नॉन वर्बल बच्चों, वर्बल मतलब पैसेज होता है आपको पता है, और नॉन वर्बल मतलब आपको एक पैसेज दिया जाता है, उसके ऊपर आपको टेबल बनाने के लिए बोल देते हैं या फिर कुछ वेब डायग्राम बनाने के लिए बोल देते हैं ना। यहाँ पे बस इतना याद रखना, वर्बल मतलब पैसेज। तो इफ अगर वो दिया है, कुछ टेबल दिया है, उसको फिल करने के लिए बोला है, तो बच्चों उसमें हम लोग 5 में से 5 स्कोर कर सकते हैं। टेबल सपोज कुछ तो थ्री ऐसे कॉलम्स दिए होंगे आपको, तो फर्स्ट कॉलम तो ऑलरेडी फिल होता है, तो नेक्स्ट 2 कॉलम आपको फिल करने के लिए बोल दिया जाता है, वट एवर इट इज। सो आपको वो फिल करने के लिए बोल दिया जाता है एंड उसके लिए 5 मार्क्स होते हैं। तो वो जो है ना बच्चों, फिर वो इजी होता है जिसमें हमें 5 में से 5 मार्क्स मिल जाते हैं, ओके। सिर्फ यहाँ पे ना एक चीज याद रखनी होती है कि वो लोग बस टेबल देते हैं हमको फिल करने के लिए, पर टाइटल यहाँ पे हमें खुद को मेंशन करना पड़ता है, टाइटल हमें खुद को लिखना पड़ता है बच्चों यहाँ पे। सो डोंट फॉरगेट टू राइट द टाइटल, ओके। चाहे वो वर्बल टू नॉन वर्बल लिख रहे हो या फिर नॉन वर्बल टू वर्बल लिख रहे हो, डोंट फॉरगेट टू गिव अ गुड टाइटल टू इट। राइटिंग स्किल्स में इंपॉर्टेंट है टाइटल लिखना, ओके। चाहे कौन सी भी राइटिंग स्किल्स आए, सभी में हमको टाइटल देना होता है। सो चाहे वर्बल टू नॉन वर्बल अटेम्प्ट करो या नॉन वर्बल टू वर्बल अटेम्प्ट करो, गिव अ गुड टाइटल, ओके। बट अगर अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं तो जो टेबल फॉर्मेट में, जैसे वर्बल टू नॉन वर्बल जो आता है ना, हमें कंप्लीट द टेबल फॉर 5 मार्क्स, तो वो जो भी टेबल आएगा ना आपको, तो वो कर लेना, उसमें 5 में से 5 मार्क्स वो स्कोरिंग होता है, ओके। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट, स्पीच या फिर काउंटर व्यू आता है, ऑरल स्पीच या फिर रिपोर्ट, ऑप्शंस कौन से भी आते हैं उसके बीच में आपको और दिया जाता है। सो फॉर एग्जांपल अगर स्पीच या काउंटर व्यू में से आपको एक लिखने के लिए बोला है, तो बच्चों दोनों भी इजी होता है। स्पीच राइटिंग में हमें क्या करना पड़ता है, इवन इन स्पीच राइटिंग ना वी हैव टू गिव अ गुड टाइटल, ओके। गिव अ गुड टाइटल, स्टार्ट विद ग्रीटिंग्स, ग्रीटिंग्स हम लिखेंगे एंड देन कम टू द पैराग्राफ। स्पीच राइटिंग के ऊपर भी हमने ऑलरेडी वीडियो बना दिया है बच्चों, तो यू कैन गो एंड वॉच दैट वीडियो इन डिटेल फॉर मार्किंग स्कीम, फॉर्मेट एक्सेट्रा एक्सेट्रा, सब आपको उसमें मिल जाएगा, ओके। सो यस, स्पीच राइटिंग भी सेम है बच्चों। अगर स्पीच लिख रहे हो, काउंटर व्यू लिख रहे हो, तो ऐसा कुछ नहीं है कि ये ज्यादा स्कोरिंग है या ज्यादा स्कोरिंग नहीं है, ऐसा नहीं होता। तो इवन इफ यू आर राइटिंग दिस, प्लीज हमें यहाँ पे एक चीज मेंटेन रखनी है कि हमारा कंटेंट जो है ना बच्चों, कंटेंट हमारा अच्छा होना चाहिए। कंटेंट and your presentation and your format, okay, these are the things which matters a lot. Good content, presentation and the format,
ओके ये 3 चीजें याद रखो बच्चों, अच्छा स्कोर मिलेगा हमें। ओके नाउ कमिंग टू, देखो स्पीच हमको पता है कैसे लिखते हैं, टाइटल, then greetings and all, and you can go and watch that video for if you have any doubts. And then coming to counter view, तो बच्चों counter view क्या होता है? View मतलब you have to write in favor of the given topic, and counter view means we have to write opposite of the given topic. पॉइंट्स दिए जाते हैं आपको, व्यूज दिए जाते हैं, उसके आपको क्या करना है, काउंटर व्यूज बना, काउंटर व्यू में आपको लिखना होता है। व्यूज दिए गए, यू हैव टू राइट काउंटर व्यू, काउंटर व्यू मीन्स ऑपोजिट ऑफ द गिवन टॉपिक। ओके सो दैट ऑल्सो विल डिस्कस हियर, आई एक्सप्लेन यू कि किस तरीके से हम इसको अच्छे से लिख सकते हैं। यहाँ पे भी बच्चों चाहे स्पीच हो या काउंटर व्यू हो, जैसे मैंने बोला कि राइटिंग स्किल्स के हर एक इसके लिए राइटिंग स्किल्स के हर एक जो लेटर राइटिंग है, इंफॉर्मेशन ट्रांसफर है, या फिर एक्सपांशन ऑफ थीम हो, सबके लिए हमें क्या देना होता है, टाइटल देना होता है। ओके सो डोंट फॉरगेट टू गिव अ टाइटल इवन इफ यू आर राइटिंग अ स्पीच, और काउंटर व्यू के लिए भी हम टाइटल देके फिर पैराग्राफ हम लोग स्टार्ट कर देते हैं। ओके नाउ कमिंग टू एक्सपांशन ऑफ थीम और न्यूज रिपोर्ट। सो एक्सपांशन ऑफ थीम के लिए भी बच्चों क्या होता है कि आपको एक प्रोवर्ब दिया जाता है। ओके प्रोवर्ब को आपको क्या करना होता है, यहाँ पे एलैबोरेट करना होता है, कुछ एग्जाम्पल देके वगैरह आपको समझाना होता है। वहां पे थीम जो भी सब्जेक्ट दिया होगा, जो भी थीम दी गई होगी, आपको उसको एलैबोरेट करके थोड़ा सा बताना होता है। ओके सो आई कैन सी कि बहुत सारे बच्चों को ये टॉपिक थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है, उन्हें एलैबोरेशन करना नहीं आता है। सो आई विल सजेस्ट कि इसके बदले में जो भी ऑप्शन आए तो अटेम्प्ट दैट ऑप्शन इंस्टेड ऑफ दिस, क्योंकि उस प्रोवर्ब का जो मीनिंग है वो समझना भी यहाँ पे जरूरी होता है, तभी तो हम लोग गुड कंटेंट एंड अप टू हम लोग लिख सकते हैं। ओके सो जस्ट कीप दिस एज ऑप्शन, उसके साथ जो भी आपका ऑप्शन में होगा ट्राई टू अटेम्प्ट दैट। अगर कुछ ऑप्शन में नहीं है तो आपको वो लिखना ही पड़ेगा बच्चों। अगर आपको कुछ नहीं आ रहा है, एग्जाम के टाइम पे ऐसे हो रहा है कि फॉर्मेट याद नहीं आ रहा है, या फिर ऐसे होता है ना कि हम लोग भूल रहे हैं एग्जाम के टाइम में वगैरह, तो बच्चों डरने की कोई बात नहीं है। whenever you are writing ना your paper, कुछ भी डरना नहीं है, शांति से हम लोग क्या करेंगे, पेपर के ऊपर ध्यान देके हम लोग बस पेपर, सारा पेपर हम अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे। डोंट लीव एनी सिंगल क्वेश्चन। ओके ट्राई टू अटेम्प्ट, राइटिंग स्किल्स भी छोड़ना नहीं है हमें, राइटिंग स्किल्स भी हमें अटेम्प्ट करनी है, भले हमें फॉर्मेट वहां पे नहीं मतलब याद नहीं आ रहा है। कुछ कुछ बच्चों के साथ ऐसा होता है, या फिर मैम हमने नहीं मतलब ध्यान नहीं दिया था तो अभी पता नहीं है, कुछ ऐसे हो रहा है, तो जस्ट डोंट स्किप द पार्ट, डोंट स्किप इट। आई विल सजेस्ट कि अटेम्प्ट करके आइए, भले कुछ भी लिखिए बट प्लीज अटेम्प्ट, एटलीस्ट कुछ तो मार्क्स मिल जाएंगे। ऐसे ही क्वेश्चन छोड़ के मत आना, लैंग्वेज का पेपर है, आप खुद के मन से भी यहाँ पे लिख सकते हो। ओके कंटेंट अच्छा लिख के आना। ओके नाउ कमिंग टू न्यूज रिपोर्ट, तो एज वी ऑल नो न्यूज रिपोर्ट जो भी इंसिडेंट या फिर एक्सीडेंट जो भी हो चुकी होते हैं, इवेंट्स वगैरह, उसके ऊपर हम लोग अगले दिन रिपोर्ट लिखते हैं। तो मतलब रिपोर्ट राइटिंग हमें पता है कि पास्ट टेंस में होगा, एंड फॉर रिपोर्ट राइटिंग ऑल्सो वी हैव टू गिव अ गुड हेडलाइन, हेडलाइन देनी पड़ती है, एंड देन डेट प्लेस एंड देन कम्स आवर कंटेंट, पैराग्राफ आ जाता है। तो रिपोर्ट के ऊपर भी हमने ऑलरेडी वीडियो बना दी है बच्चों, तो प्लीज गो एंड वॉच दैट इन डिटेल। रिपोर्ट राइटिंग भी बहुत अच्छा है टॉपिक, एंड इवन यहाँ पे वी कैन स्कोर गुड मार्क्स इफ आवर कंटेंट इज गुड, बट पास्ट टेंस में होना चाहिए रिपोर्ट राइटिंग, इतना याद रखना। और हेडलाइन देना नहीं भूलना है, इवन डेट एंड प्लेस को लिखना जो है ना, प्लीज नहीं भूलना यहाँ पे। ओके एंड इवन वन मोर थिंग, आफ्टर गिविंग द हेडलाइन वी राइट ना बाय स्टाफ रिपोर्टर या फिर बाय XYZ reporter like that, so don't forget to write that as well. Okay headline, फिर हम लोग वो लिखेंगे, उसके बाद हमारा date and place and then comes a paragraph. Okay so yes, now story और narrating experience आता है, so even both the options are good. story लिखो या फिर narration आपको करना है तो वो attempt कर सकते हो आप, दोनों के लिए title देना जरूरी होता है। and just I'll suggest कि please don't write too long, 5 मार्क के लिए है बच्चों, इतना याद रखो, हमारे पास इतना टाइम नहीं है, बस 3 घंटे होते हैं। डोंट वेस्ट योर टाइम इन राइटिंग टू लॉन्ग। अप टू मार्क लिखना है हमें, बस 5 मार्क के लिए, तो 5 मार्क के लिए कितना लिखना चाहिए, बस उतना ही लिखो, ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं होती है। आई हैव ऑब्जर्व कि बच्चे लिटरल 3-3 पेज लिख रहे हैं 5 मार्क के लिए, तो हमें बच्चों वैसा नहीं करना है। 5 मार्क्स के लिए मोर देन सफिशिएंट 1.5 पेज है, नॉट मोर देन दैट। ओके दैट्स इट। यस now give a good title if you are writing story
और नरेटिंग द एक्सपीरियंस यू हैव टू गिव टाइटल। राइटिंग स्किल्स में सभी जो भी टॉपिक आप लिख रहे हो सभी को टाइटल देना जरूरी होता है। नाउ कम टू एप्रिसिएशन कि मैम 5 में से 5 एप्रिसिएशन में किस तरीके से हम स्कोर करें। इवन नॉन वर्बल टू वर्बल का थोड़ा सा मैं बता दूंगी आपको। व्यू काउंटर व्यू हम लोग डिस्कस करेंगे कि हमें जो है व्यूज दिए जाते हैं तो हम लोग काउंटर व्यू पैराग्राफ में क्या क्या कंटेंट होना चाहिए मैम किस तरीके से लिखे वो हम लोग थोड़ा डिस्कस करते हैं। एंड देन रिपोर्ट स्टोरी या नरेशन में कंटेंट क्या क्या होना चाहिए वो हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो एज वी ऑल नो कि सारा ये जो टॉपिक है हमारा 5 मार्क्स के लिए होता है। तो कम टू एप्रिसिएशन, तो एप्रिसिएशन में ऑलरेडी आपको वहां पे पैसेज दिया जाता है एंड पॉइंट्स दिए जाते हैं कि टाइटल लिखिए, पोएट का नाम लिखिए, राइम स्कीम लिखिए, ये सब चीजें। पर कभी कभी ऐसा होता है ना कि मैम 5 मार्क्स के लिए मैम हमें स्कूल में से टीचर ने बताया है कि थोड़ा सा लॉन्ग होना चाहिए 5 मार्क्स के लिए, बस इतना ही नहीं लिखो और ज्यादा लिखो, एटलीस्ट एक पूरा 1.5 पेज का तो भी होना चाहिए 5 मार्क्स के लिए। ऐसे वैसे तो मैम पर पता नहीं चलता कि हम लोग और क्या क्या लिखे उसमें, समझ में नहीं आता तो हम लोग क्या क्या लिख सकते हैं उसमें। और तो बता देती हूँ मैं बच्चों आपको। तो पहले तो हम सबको पता है कि हम लोग एप्रिसिएशन के लिए टाइटल देते हैं, जो भी पोएम का नाम हो, टाइटल ऑफ द पोएम इज दिस ओके। उसके बाद हम लोग पोएट का नाम लिख देते हैं। उसके बाद सेंट्रल आइडिया मतलब व्हाट इज द थीम ऑफ द पोएम, व्हाट इज द मैसेज द पोएट इज ट्राइंग टू गिव अस थ्रू द पोएम, ये होता है हमारा सेंट्रल आइडिया। देन कमिंग टू राइम स्कीम, तो बच्चों राइम स्कीम आप सबको पता है क्या होता है राइम स्कीम, यस। तो राइम स्कीम हम लोग वहां पे लिखेंगे। उसके बाद फिगर्स ऑफ स्पीच, okay, rhyme scheme you have to write for the whole poem, okay, not for particular stanzas. Even if you are writing for the stanzas you can write like first 2 stanza के लिए ये rhyme scheme है, then उसके बाद के stanza के लिए ये rhyme scheme है, like that also you can write. but अगर सारी poem के लिए मतलब for the whole poem if you are writing one only rhyme scheme पूरी एक ही साथ में बता रहा हूँ तो वो भी सही है, okay, rhyme scheme. and then figures of speech, सो फिगर्स ऑफ स्पीच आप लिख सकते हो। तो यहाँ पे ना बच्चों हर एक पोएम के लिए वी कैन क्रिएट अ शॉर्टकट फॉर रिमेम्बरिंग फिगर्स ऑफ स्पीच। फॉर एग्जाम्पल सपोज आपके पोएम में अगर ये यूज की गई है, सपोज एलिट्रेशन है, देन मेटाफर यूज किया गया है, इन्वर्जन यूज किया गया है, देन फॉर एग्जाम्पल रिपीटेशन यूज किया गया है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो जस्ट ट्राई टू रिमेंबर शॉर्टकट्स। फॉर एग्जाम्पल एलिट्रेशन, इस पोएम में एलिट्रेशन, रिपीटेशन, मेटाफर एंड इन्वर्जन ये सब चीजें यूज की गई है इस पोएम में। सो हाउ विल आई रिमेंबर फिगर ऑफ स्पीच, इतनी सारी पोएम्स है, इसमें कौन कौन सी। आप लोग क्या करते हो मन से लिख देते हो, तो ठीक है अगर आप मन से भी लिख रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है। पर अगर आपको परफेक्टली लिखना है, कोई कोई बच्चे होते हैं कि मैम नहीं हमें यही याद रखना है एज इट इज हमको वैसे लिखनी है, तो यू कैन गिव अ गुड नेम शॉर्टकट में ऐसे, फॉर एग्जाम्पल अमीर, AMIR for example, like that. So here A stands for alliteration, M stands for metaphor, then I stands for inversion, R stands for repetition, like that you can remember, okay. So figures of speech. Then special feature, special features means you can write कि किस तरीके की poem है, like type of the poem वगैरह वगैरह, you can write it here, special features about the poem. And also you can mention your favorite line from the given poem and why you like the poem or why you don't like the poem. ऐसे हम थोड़ा सा उसको लेंदी करने के लिए अप्रिसिएशन को हम लोग ये सारे पॉइंट्स हम उसमें लिख सकते। ये तो हमें पता है, यहाँ तक तो फिक्स होते, हमको तो ये लिखना ही पड़ता है। पर अगर कुछ एक्स्ट्रा लिखना है तो आप इसमें से कुछ एक्स्ट्रा अप्रिसिएशन के लिए लिख सकते हो। 5 मार्क्स का है बच्चों, तो एटलीस्ट राइट 1 फुल पेज। एंड सेकेंड पेज अगर आप लिख रहे हो तो जस्ट आधा लिखो बच्चों, पूरा सेकेंड पेज भरने की जरूरत नहीं है, बस 5 मार्क का ही है, okay. And please maintain your presentation in your language paper, okay. Now coming to non-verbal to verbal. Non-verbal to verbal में बच्चों पता है हमें कि क्या होता है। Non-verbal मतलब एज आई टोल्ड कि वेब डायग्राम होगा या टेबल फॉर्मेट में होगा। वर्बल मतलब पैसेज। सो कुछ अगर टेबल दिया है, वेब डायग्राम दिया है ना, हमको उसे पैसेज में कन्वर्ट करना है, तो वो कैसे करें। तो पहले हम उसके लिए एक सूटेबल टाइटल देंगे, ओके, गिव अ गुड टाइटल। उसके बाद यूज ऑफ गिवन पॉइंट्स, जो भी हमें जो टेबल में या फिर जो वेब डायग्राम में जो भी पॉइंट्स दिए होंगे ना, तो हम उस पॉइंट का जो है ना वो यूज करेंगे, ओके, सारे पॉइंट्स का। सो यूज द गिवन पॉइंट्स, गिव अ गुड टाइटल, यूज द गिवन पॉइंट्स। उसके बाद ग्रामर जो है बच्चों, ग्रामर हमारा सही से होना चाहिए, एंड अप्रोप्रिएट लैंग्वेज एंड गिव अ गुड अप्रोप्रिएट कंक्लूजन, excuse me, appropriate language and conclusion, okay. So this is for your 5 marks if you are writing non-verbal to verbal, okay. पैसेज में लिखना है, टाइटल देंगे हम लोग, देन हम लोग सही प्रॉपर बिगनिंग होनी चाहिए हमारी, सारे गिवन पॉइंट्स जो भी है हम लोग उसका यूज करके वी विल फॉर्म सेंटेंसेस,
ओके एंड सही तरीके से ग्रामर होना चाहिए, अप्रोप्रिएट लैंग्वेज यूज करो बच्चों, एंड कंक्लूजन सही तरीके से हमारा कंक्लूजन होना चाहिए रिलेटेड टू द टॉपिक। सो बच्चों व्यू काउंटर व्यू हम किस तरीके से लिखे, तो जैसे कि हमने देखा कि टाइटल वगैरह हमें सही से देना है, चाहे कौन सी भी राइटिंग स्किल्स का कौन सा भी टॉपिक हो हमें टाइटल देना ही देना होता है। तो उसके लिए ना बच्चों को सवाल आता है कि मैम क्या लिखना चाहिए व्यू काउंटर व्यू में, तो आपको पता है कि पॉइंट्स दिए जाते हैं, मोस्टली तो व्यूज दिए जाते हैं, आपको क्या लिखना होता है, काउंटर व्यू लिखना होता है। तो काउंटर व्यू लिखना होता है मतलब opposite to the given topic we have to write. Now see what we should write in counter view. So proper title देना होगा आपको, then appropriate vocab आपको यूज करनी होगी। I'm not saying कि बहुत हाई लेवल की vocab यूज कीजिए, but try कि आप simple, keep it simple but up to mark. Okay, we have to keep it simple but it should be up to mark according to our format. Okay, yes, so simple language use कीजिए। एंड देन ग्रामर, एक्सप्रेस ओपिनियंस, ग्रामर आपका सही से होना चाहिए, ऐसा ना हो कि टेंसेस बदल रहे बार बार आपके उस पैराग्राफ में। सो कीप वन टेंस प्रॉपरली, सेंटेंस फॉर्मेशन आपका सही होना चाहिए। ओके, देन एक्सप्रेस ओपिनियंस इन गुड एंड प्रॉपर लैंग्वेज, आपके जो भी ओपिनियंस है ना एक्सप्रेस इन गुड, सिंपल गुड एंड प्रॉपर लैंग्वेज यूज करके। ओके, एंड लॉजिकल ऑर्डर में होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल लॉजिकल ऑर्डर मतलब क्या होना चाहिए कि सपोज वी आर टॉकिंग अबाउट वन सब्जेक्ट इंग्लिश, तो पहले उस सब्जेक्ट के बारे में हम लोग बोल रहे हैं तो सब्जेक्ट, एंड देन उसके बाद हम लोग सब्जेक्ट, उस सब्जेक्ट में कौन से लेसन के बारे में बात करें तो उस लेसन में कौन से हमारा जो भी कंटेंट है उस लेसन में उस कंटेंट के बारे में, देन कंक्लूजन के बारे में। सो ये लॉजिकल ऑर्डर हुआ ना हमारा। तो यहाँ पे जो भी आपके पॉइंट्स दिए जाते हैं ना, लॉजिकल जो भी वेब डायग्राम दिया जाएगा तो उसको एक बार ध्यान से देखो, एंड देन अकॉर्डिंग टू दैट लॉजिकल ऑर्डर आपको सही लॉजिकल ऑर्डर से आपका जो पैराग्राफ है वो लिखना होगा। ओके, सो दैट्स इट, एंड प्रॉपर कंक्लूजन आपको देना होगा वहां पे। ओके, इतना ही होता है। नाउ कमिंग टू रिपोर्ट स्टोरी नरेशन, चाहे वो रिपोर्ट हो स्टोरी हो नरेशन हो, आपको सही से टाइटल देना होगा, प्रॉपर बिगनिंग होनी चाहिए, आपको टाइटल सही से देना, गिव अ गुड टाइटल, देन प्रॉपर बिगनिंग होनी चाहिए, देन एलैबोरेशन ऑफ आइडिया और सब्जेक्ट, जो भी आपको सब्जेक्ट दिया होगा उसको क्या करना है, एलैबोरेट करना मतलब थोड़ा सा खींच तान के समझना होगा खुद को, और वही हमें क्या लिखना होगा उसको डिटेल में लिखना होगा उस टॉपिक को समझ के। ओके, ना अप्रोप्रिएट ग्रामर होना चाहिए आपका, एंड वोकैब एज वी डिस्कस कि कीप इट सिंपल अप टू मार्क होना चाहिए अकॉर्डिंग टू द फॉर्मेट। यूज सिंपल लैंग्वेज बट यूज गुड लैंग्वेज, एंड सही तरीके से ग्रामर का यूज होना चाहिए, अच्छी वोकैबुलरी। ओके, नाउ प्रॉपर कंक्लूजन एंड लेआउट, सही तरीके से आपको कंक्लूजन करना होगा, जो भी टॉपिक है आप कंक्लूड कर रहे हो तो सही तरीके से कंक्लूजन आना ही चाहिए, कंक्लूजन टाइटल देते हो तो वैसे कंक्लूजन भी आना चाहिए। ओके, एंड लेआउट मीन्स यू कैन प्रेजेंट इट प्रॉपरली, आपका प्रेजेंटेशन सही से होना चाहिए बच्चों। ओके, दैट्स इट। सो ये जो सारे जो टॉपिक्स है हमने एक बार डिस्कस कर लिए वापस से कि किस तरीके से हमें उसका क्या क्या कंटेंट होना चाहिए उसमें। ओके, सो ये है बच्चों, अगर आपको कुछ भी डाउट्स होंगे तो आप कमेंट पे इसके ऊपर हम बात कर सकते हैं। ओके, now yes, coming to time management. Okay, and before going to time management I just wanted to discuss कि आप पैराग्राफ में लिख रहे हो ना बच्चों, तो आई सजेस्ट कि राइट इन 3 पैराग्राफ। जैसे कि फर्स्ट पैराग्राफ में हमारा इंट्रोडक्शन होता है, एंड सेकंड पैराग्राफ में हम थोड़ा सा डिटेल में बात करते हैं, थर्ड पैराग्राफ में वी गिव द कंक्लूजन, इस तरीके से। ओके, एंड यस, कम टू टाइम मैनेजमेंट, तो बच्चों हमको पता है 3 घंटे होते हैं हमें लैंग्वेज के पेपर के लिए, 80 मार्क्स का पेपर होता है, 3 घंटे हमारे हाथ में होते हैं। तो बहुत सारे बच्चों की शिकायत ऐसी होती है कि मैम लैंग्वेज का पेपर में टाइम भी बहुत कम मिलता है हमें, एंड बहुत पेपर क्या होता है लेंदी होता है। तो हमें पता होता है ना बच्चों की लैंग्वेज का पेपर है, लैंग्वेज का पेपर लेंदी होता है बट ईजी भी तो होता है। यस, तो फॉरगेट दैट, कम टू टाइम मैनेजमेंट, किस तरीके से हम लोग टाइम मैनेजमेंट करें। तो बच्चों 40 मार्क हमारे हाथ में होते, वो कैसे तो हमने तो डिस्कस करके देख लिया। यहाँ पे 40 मार्क हमारे हाथ में होते, लिटरेचर पार्ट जो भी होता है हमारा उसमें से 40 मार्क हमारे पास में होते, टेक्सचुअल पैसेज आता है 40 मार्क के लिए, देन 15 मार्क्स नॉन टेक्सचुअल के लिए, राइटिंग स्किल्स 25 मार्क्स के लिए आता है राइटिंग स्किल्स का पार्ट। ओके, ना टेक्सचुअल पैसेज जो आता है ना बच्चों 40 मार्क का होता है, देखो 40 मार्क का होता है, जो कि 40 मार्क हमारे हाथ में होते हैं, वो बुक में से ही तो आता है। सो 40 मार्क है ना बच्चों, उसके लिए हमें कितना टाइम देना होगा, तो उसके लिए हम 1 घंटा 15 मिनट देंगे, उससे ज्यादा नहीं। ओके, 40 मार्क के लिए ना बच्चों हम लोग 1 घंटा 15 मिनट ही देंगे, उससे ज्यादा हमें यहाँ पे टाइम नहीं देना है।
40 मार्क का है इसलिए। ओके, देन कमिंग टू नॉन टेक्सुअल पैसेज, 15 मार्क के लिए होता है बच्चों, जो कि बाहर से पूछा जाता है। हमने डिस्कस किया कि बाहर से आता है मतलब क्या होगा, उसमें जो क्वेश्चन है वो तो बहुत ईजी आते हैं। रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड जस्ट डू द एक्टिविटीज एज गिवन बिलो। तो जैसे कि ट्रू और फॉल्स आता है, वेब डायग्राम, पर्सनल रिस्पॉन्स कुछ पूछा जाएगा एंड उसके ऊपर समरी राइटिंग आती है। ओके, इतना ही सिंपल होता है बच्चों। तो ध्यान से पढ़ के हम लोग क्या करेंगे, जल्दी से उसको भी हम लोग अटेम्प्ट कर लेंगे उस क्वेश्चन को। तो 15 मार्क का होता है बच्चों, जो कि बाहर से आता है, पर बाकी 40 मार्क का तो हमारे बुक में से आता है ना। राइटिंग स्किल्स भी तो है जो कि इजी होती है। बस हमें क्या याद रखना है बच्चों, लैंग्वेज के पेपर में हमें क्या याद रखना होता है, पहले तो प्रेजेंटेशन हमारा सही होना चाहिए। राइट गुड हैंड राइटिंग एंड अवॉइड कटिंग्स। ओके, प्रेजेंटेशन सही से रखो, अच्छी हैंड राइटिंग लिखो एंड अवॉइड कटिंग्स। सेकेंड, हमारा जो भी कंटेंट है ना, कंटेंट अच्छा होना चाहिए बच्चों। लैंग्वेज के पेपर में कंटेंट हमारा सही होना चाहिए। डोंट यूज वेरी हाई वोकैबुलरी, कीप इट सिंपल बट अप टू मार्क एंड अकॉर्डिंग टू आवर फॉर्मेट। ओके, देन थर्ड, टाइम मैनेजमेंट, जो कि हम लोग अभी उसके बारे में हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं वो। ओके, एंड कमिंग टू सीक्वेंस ना, तो बहुत सारे बच्चों का कहना था कि मैम क्या हम राइटिंग स्किल्स का जो पार्ट है हम वो पहले अटेम्प्ट कर सकते हैं, उसके लिए हमारे मार्क्स तो नहीं काटे जाएंगे। तो बच्चों नहीं काटेगा, अब नहीं काटे जाएंगे आपके मार्क्स। अगर आप राइटिंग स्किल्स पहले भी अटेम्प्ट कर रहे हो तो वो भी सही है, कोई भी आपके मार्क्स यहाँ पे नहीं काटेगा। तो आप क्योंकि राइटिंग स्किल्स में बहुत टाइम जाता है एंड दिमाग भी बहुत लगता है, उसके लिए समझ समझ के लिखना होता है। तो यस, हम राइटिंग स्किल्स का पार्ट पहले अटेम्प्ट कर सकते हैं, राइटिंग स्किल्स के बाद हम लोग लिटरेचर हम लोग अटेम्प्ट कर सकते हैं। ओके, सो यू कैन राइट लाइक दैट। बट एक चीज याद रखना बच्चों, क्वेश्चन नंबर सही से देना। ओके, एंड देन राइट योर पेपर। नाउ यस, टाइम मैनेजमेंट, 1 घंटा 15 मिनट से ज्यादा हम लोग इसके लिए नहीं देंगे। नॉन टेक्सुअल पैसेज के लिए बच्चों 30 मिनट, ज्यादा से ज्यादा हम लोग 30 मिनट देंगे। ओके, 30 to 35 मिनट्स, ट्राई टू गिव ओनली 30 मिनट्स। ओके, 30 मिनट्स। नाउ कमिंग टू राइटिंग स्किल्स पार्ट, तो इसमें थोड़ा सा टाइम जाता है राइटिंग स्किल्स में, सो 1 hour विल गिव, ट्राई टू फिनिश इट इन 1 hour, दैट्स इट। ओके, एंड देन ऊपर के सपोज यहाँ पे अगर आप 30 मिनट्स में हम लोग पेपर कंप्लीट करें तो ये 5 मिनट्स बचते, फिर ये 10 मिनट्स बचते, तो ऐसे 10 या 15 मिनट थोड़ा सा ऊपर बचाने के लिए कोशिश करना बच्चों। बट ये याद रखना, यहाँ पे फिक्स 1 hour 15 मिनट्स देंगे, इसके लिए 30 मिनट्स देंगे। ये विल ट्राई टू कंप्लीट इन 1 hour, अगर नहीं तो ऊपर के 10 मिनट हमारे पास और है, तो लास्ट के बच जाएंगे। सपोज फॉर एग्जाम्पल 5-10 मिनट्स अगर आपके पास बच जाते हैं ना बच्चों, अगर इस फॉर्मेट से हम लोग करने की कोशिश करेंगे ना बच्चों, तो फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे वी आर गिविंग 30 मिनट्स, तो हमारे पास 5 मिनट बच जाते हैं। एंड यहाँ इसमें से अगर आप बस यहाँ पे 5 मिनट ही दे रहे हो ना, तो और प्लस 5 मिनट्स हमारे पास बच जाते हैं, मतलब यहाँ पे हमारे 10 मिनट बच जाते हैं बच्चों। तो ओके, सो 1 hour 15 मिनट्स, 30 मिनट हम लोग यहाँ पे दे रहे हैं नॉन टेक्सुअल के लिए। यहाँ पे अगर सपोज 1 hour ही हम लोग दे रहे हैं, 1 hour, ओके, या फिर 1 hour 5 मिनट्स अगर हम लोग दे रहे हैं, तो हमारे पास 10 मिनट जो है ऊपर के बच जाएंगे। तो 10 मिनट में ना बच्चों हम लोग क्या करेंगे, डोंट फोकस ऑन प्रेजेंटेशन फर्स्ट हम लोग क्या करेंगे, सारा पेपर चेक कीजिए, आपने कौन से क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए, जो भी क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने रह गए हो उसे जल्दी से हम लोग यहाँ पे उस जो हमारे पास ये ऊपर के 10 मिनट्स अभी बाकी है ना, उसे हम यहाँ पे यूटिलाइज करेंगे टू अटेम्प्ट द क्वेश्चंस व्हिच वी हैव स्किप्ड। ओके, और एल्स जो भी क्वेश्चंस हमने स्पेस छोड़ा हो ये हम लोग लास्ट में लिखेंगे, ऐसे ऐसे करके जो भी छोड़े होंगे हमने, तो उस टाइम पे इस 10 मिनट में हम लोग वो कंप्लीट कर लेंगे। ओके, देन आफ्टर चेकिंग योर पेपर, उसके बाद टाइम बच रहा है तो हम लोग लाइंस वगैरह ड्रॉ करेंगे। ओके, पर जैसे जैसे हम लोग पेपर लिखते जाएंगे ना बच्चों, उसी टाइम पे हम लोग क्या करेंगे, हाईलाइट करना, जो भी इंपॉर्टेंट वर्ड्स है उस वर्ड्स को हम लोग लिखते लिखते ही उसी टाइम पे हम लोग हाईलाइट करते जाएंगे, अंडरलाइन करते जाएंगे। ओके, उसी टाइम पे हम लोग प्रेजेंटेशन उसका सही करते जाएंगे। ओके, तो ऐसे क्या होता है ना, थोड़ा सा टाइम हमारे पास लास्ट में बच जाता है। ओके, सो दैट्स इट बच्चों, आई होप दिस वीडियो इज वेरी हेल्पफुल फॉर यू ऑल। आई होप आपको ये हेल्पफुल लगा होगा, ये वीडियो देखने के बाद आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हुई होंगी। एंड अभी एग्जाम के लिए डरने की कोई जरूरत नहीं है बच्चों। पर एक चीज मैं बताना चाहती हूँ कि जैसे ही आपको पेपर मिलेगा ना, तो प्लीज डोंट वेस्ट योर टाइम इन रीडिंग द पेपर। you'll get the paper ना, just start, go with the flow। पहला क्वेश्चन नंबर सही से देना, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिख रहे हो तो उसी क्वेश्चन को पढ़ो, उसी क्वेश्चन को समझो एंड वो क्वेश्चन हम लोग अटेम्प्ट करेंगे। उसके बाद हम लोग दूसरे क्वेश्चन के ऊपर जाएंगे, उसके बाद हम लोग तीसरे क्वेश्चन पे जाएंगे। पहले ही क्वेश्चन पेपर मिला, अंदर हम लोग सब रीड करते बैठेंगे तो उसमें हमारे 10-15 मिनट ऐसे ही चले जाते हैं। सो डोंट वेस्ट योर टाइम लाइक दैट। जैसे ही मिलेगा पेपर, स्टार्ट राइटिंग अकॉर्डिंग टू द
क्वेश्चन नंबर. ओके, गिव प्रॉपर क्वेश्चन नंबर, कीप योर प्रेजेंटेशन प्रॉपर. लैंग्वेज का पेपर है, आई एम अगेन एंड अगेन सेइंग प्रेजेंटेशन अच्छा होना चाहिए बच्चों, हैंडराइटिंग अच्छी लिखना, कटिंग्स को अवॉइड कीजिए एंड ज्यादा हाई वोकैबुलरी नहीं यूज करनी हमें. वी हैव टू कीप इट सिंपल बट अप टू मार्क अकॉर्डिंग टू फॉर्मेट. ओके, दैट्स इट. इतना अच्छा, इतना हमें याद रखना है. ओके, एंड वन मोर थिंग, जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ कि थिंक पॉजिटिव, थिंग्स विल हैपन पॉजिटिव. हमें डरने की कोई भी बात नहीं है. हमें 2 दिन छुट्टी मिल रही है मराठी पेपर के बाद, तो हमारे पास टाइम है, तो वो हम टाइम को यूटिलाइज करेंगे एंड हमारा दिमाग जो है शांत रखेंगे हम लोग. एंड एग्जाम को जाने से पहले ना बच्चों, आई सजेस्ट कि प्लीज टेक योर ओन टाइम, गिव टाइम टू योरसेल्फ. दिमाग शांत रखिए, खुद टाइम जाने से पहले, एग्जाम पेपर के लिए निकलने से पहले खुद को टाइम दीजिए. शांत से जितना भी किया है ना, बस एक बार उसे रिवाइज करने की कोशिश कीजिए, शांत दिमाग रख के. ओके, अगर नहीं तो बस शांति से बैठिए. दैट्स इट, एंड देन गो टू राइट योर पेपर. ओके, घबराने की कोई जरूरत नहीं है. एंड yes, I wanted to wish you all the very best for your exam from our team Arise Academy. That's it. अगर वीडियो अच्छी लगी हो और हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज बच्चों लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए. थैंक यू.